हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक में आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एटॉमिक रेडियस में जो भी चेंज मिलता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो चेंज मिलता है, वो हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और हमने देखा था किसके बारे में, हीट ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दो या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल दो, जिसको आप उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखते हो। मेनली कौन सी सीरीज के लिए? थ्री डी सीरीज के लिए। जो थ्री डी सीरीज है, थ्री डी सीरीज वाला जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऑर्डर अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एग्जाम जो हुए हैं उनमें आ भी चुका है थ्री डी सीरीज वाला, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर जनरल देखा जाए तो थ्री डी से ज्यादा फोर डी से ज्यादा फाइव डी। ठीक है, ये भी डिपेंड किस पे करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग पे। मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो उनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी? लो होगी। तो इसलिए आप देख सकते हो इनकी लो है। और उनमें भी ध्यान रखना, कई बार ग्राफ को सही से थोड़ा डीपली पूछ लिया जाए, तो ये रेड लाइन नीचे है, मतलब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ये कौन सीरीज है? फाइव डी सीरीज। फाइव डी सीरीज का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है मर्क्यूरी। कौन होता है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का सबसे कम, और ये ग्रीन लाइन जिंक, और ये बीच वाली लाइन हो गया कैडमियम। तो आप उस अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो कि जनरली तो होता है क्या? जनरली तो ये होता है थ्री डी, जनरली आपको मिलेगा थ्री डी लेस देन फोर डी लेस देन फाइव डी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिंक का हाई होगा कैडमियम से, कैडमियम का हाई होगा मर्क्यूरी से। तो यहाँ आप देख सकते हो थ्री डी का ग्रेटर देन फोर डी एंड फोर डी ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, मर्क्यूरी आपको पता भी है, मर्क्यूरी मिलता है लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड जो होगा उसका तो अट्रैक्शन फोर्स, एटम एटम के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स एज कंपेयर टू जो क्या होंगे? सॉलिड होंगे, क्योंकि जिंक सॉलिड है। क्योंकि बेटा मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स बोल दो या मेटेलिक बॉन्डिंग बोल दो, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और हीट ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? हाई होगा। और अगर थ्री डी सीरीज में आपको पूछा जाए, मैंने आपको कल भी बोला था, उस अकॉर्डिंग क्या सबसे कम किसका होगा? जिंक, फिर मैग्नीज, जाने मन, सुनो, स्कैंडियम। क्यों कर रही हो फिक्र? कोई नहीं है तेरे बिना। वेनेडियम। तो एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वहां से आप देख भी लीजिए। वैल्यू याद रखनी नहीं होती है, ऑर्डर ही पूछा जाता है। हाँ, कई बार वैल्यू दे भी रखा हो, अगर आपको अगर ऑर्डर याद है, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वैल्यू का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर हम देखते हैं तो जनरल, in general ions of the same charge, ions same charge in a given series progressive decrease in radius। क्योंकि अगर अपन पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में आपको बताएं, जनरली पीरियड में क्या इंक्रीज होता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर वो न्यूक्लियस के पास में आएगा। तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ही तो क्या होती है? रेडियस। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी पास में आ गया तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज। इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन नियर आएगा न्यूक्लियस के, तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन रेडियस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस इज बिकॉज
द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल। दिमाग में ये आता है सर जेड इफेक्टिव। तो देखो जेड इफेक्टिव में थोड़ा सा ये ध्यान रखो, क्या जेड इफेक्टिव ये होता है कि अगर हम स्कैंडियम से अगर हम जिंक जाए, पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में आपको होता है 21 से 30, प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन इंक्रीज, है ना। अगर किसी भी, अगर मैं यहां बात करता हूं स्कैंडियम से जिंक में, तो आप क्या देखोगे, स्कैंडियम में बाहर तो क्या होता है 4s2 और इलेक्ट्रॉन क्या होता है 3d1 एक होता है। हम स्कैंडियम से अगर जिंक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होंगे वो इंक्रीज किसमें होंगे, 3d सबसेल में, 3d सबसेल में। तो 3d सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10। इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल। तो इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना और न्यूक्लियस को शील्ड करना, तो बोला शील्डिंग इफेक्ट। जिस वजह से रिपल्शन बढ़ेगा और रेडियस इंक्रीज होगा। बट ये डोमिनेंट जो होता है, इनिशियल जो एलिमेंट है लगभग स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जो है ऐसा देखा जाता है वहां पे अंदर 3d के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 3d3 या 3d4, 3-4 इलेक्ट्रॉन ही है। बट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन सारे हैं, चाहे 3d के अलावा भी जो है अंदर जो 1s 2s में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं उतने क्या इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन्स। तो सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं। तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन माइनस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। तो जो रिपल्शन है वो रिपल्शन डोमिनेंट तो होगा, लेकिन वो डोमिनेंट लगभग आयरन ओर के बाद में होता है, आयरन ओर के बाद। क्रोमियम तक, स्कैंडियम से अगर अपन जिंक जा रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है रिपल्शन पे, और अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। फिर देख रहे हो कि ये मिलता है आयरन, कोबाल्ट और निकल में इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, रिपल्शन। साथ में अंदर प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो उस अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां देखने को मिलता है यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इनकी रेडियस का वैल्यू भी ऑलमोस्ट इक्वल मिला था। अभी मैं एनसीईआरटी में आपको वैल्यू बता दूंगा। और निकल के बाद ऐसा देखने को मिला है, जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू मिला है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3d सबसेल में। और 3d कहाँ पे है, इनर, इनर में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनर वाले आउटर को क्या करेंगे, रिपेल, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी आगे चला गया तो डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस को तो अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस निकल के बाद, निकल से अगर हम देखते हैं कॉपर और कॉपर से जिंक, यहां रेडियस हमें क्या मिलती है, इंक्रीजिंग। बात मेरी ये है, अगर हम पीरियड में जाते हैं जनरली हम ये बोलते हैं पीरियड में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। अब जेड इफेक्टिव है क्या, तो जेड इफेक्टिव ये है किसी भी एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स, तो ये अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। बट इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी है, डी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आता है n-1 में, n-1। तो n-1 वाला इलेक्ट्रॉन जो है
अंदर इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज के कारण क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो उस रिपल्शन की वजह से रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, या ऐसा बोल सकते हो कि उस रिपल्शन की वजह से रेडियस में जो चेंज होता है वो बहुत कम मिलेगा। बाकी किसी भी अगर आप ब्लॉक में देखोगे, पी ब्लॉक में, तो अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो पीरियड में तो रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, बट डी ब्लॉक में ऐसा है कि इनिशियली डिक्रीज होगा, फिर इक्वल हो जाता है और लास्ट में इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इनिशियली बात ये है, इनिशियली ये जो 3D है अंदर वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस वजह से ये रिपल्शन भी कम है। डोमिनेंट कौन हो गया, एट्रैक्शन। तो एट्रैक्शन डोमिनेट होगा तो रेडियस क्या होगी, कम, तो इसलिए डिक्रीज होता है। फिर आयरन कोबाल्ट निकल में इलेक्ट्रॉन, अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो एट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और रिपल्शन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे रेडियस प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट इक्वल मिली थी, और लास्ट वालों में इंक्रीजिंग मिली थी। तो हो सकता है वहां पे ऐसा हो रहा हो, इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से हायर मिला था। ओके, इसलिए यहाँ पे हम पूछते हैं आयंस ऑफ द सेम चार्ज, अगर मान लो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तुम सब पे चार्ज +2 देते हो, तो चार्ज तो आपने +2 लिया है, तो चार्ज +2 लिया है। अब वही बात है, अगर हम स्कैंडियम से जिंक जाएंगे तो इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो जनरली ये देखा जाता है, जनरली प्रोटॉन्स का डोमिनेंट इफेक्ट ज्यादा होता है, तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। दिस इज बिकॉज अ न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी ऑर्बिटल, तो नया इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है, और डी और का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, इसलिए जेफ वहां पे डोमिनेट हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, it may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective। इसका आंसर डी और जो है उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर अगर मान लो लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन का इफेक्ट जो है जेड इफेक्टिव क्या है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। तो डी के इलेक्ट्रॉन या एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। ओके, as the electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases, तो आउटर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। द सेम ट्रेंड इन ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ गिवन सीरीज, हाउएवर द वेरिएशन विद द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। किसी भी सीरीज में जो रेडियस का डिफरेंस जो मिलेगा वो बहुत स्मॉल मिलता है डी में, तो उसकी वजह क्या होती है, ये जो मैंने अभी आपको बोला, 3D जो है, 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं n-1 में, इनका भी लगातार शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। एट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा है, एट्रैक्शन डोमिनेट इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ये डी में बढ़ रहे हैं, डी के इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होते हैं तो उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। ओके, तो an interesting point is when atomic size of one series are compared with those of the corresponding elements in the other series, the curve increase from the first। मतलब ये इस तरह से बात कर रहा है, अगर अपन ये देखते हैं, ये जो कर्व है, अगर अपन 3D सीरीज, ये जो रेड लाइन है 3D सीरीज है, देखो ये क्या हो गया, स्कैंडियम की शुरुआत में रेडियस हो रहा है डिक्रीज, मैंने आपको बोला ही था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज होता है, मैग्नीज की रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज होती है। उसका रीजन मैंने कल भी आपको बोला था, मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5:4s2, हाफ फिल्ड है, वो स्टेबल होता है, उस वजह से मेटलिक बॉन्डिंग के लिए लेस रिएक्टिव होता है। कोई भी अगर बॉन्ड कम बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो रेडियस भी हाई होगी। उसकी जो रेडियस मिलती है मैग्नीज की वो हाई मिलती है क्रोमियम से भी, और नेक्स्ट एलिमेंट जो आयरन है उन दोनों से भी। आयरन, कोबाल्ट, निकल का रेडियस
इक्वल मिला था, अभी आपको वैल्यू बता दूंगा मैं आगे आगे टेबल में। इसका 126 पिकोमीटर मिला, इसका 125, उसका भी ऑलमोस्ट 120। और निकल के बाद ये अगर मान लो ये एलिमेंट निकल है, इन निकल के बाद जो है ये है कॉपर और ये है जिंक, ये इंक्रीज होगा। फिर देखो 3D से फिर क्या हुआ यहाँ पे ग्रीन जो लाइन है वो किसका है, 3D का। 3D वो बात हुई, देखो स्कैंडियम से डिक्रीज हुआ, ओके, स्कैंडियम से लगभग क्रोमियम तक। फिर ये जो इक्वल जो नजर आ रहे हैं ये है आयरन कोबाल्ट निकल, निकल से थोड़ा इंक्रीज हुआ कॉपर का, फिर जिंक। ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। तो 4D और 5D में आपको दिख रहा है देखो बहुत स्मॉल डिफरेंस। उसका रीजन क्या होता है, 3D से तो 4D इंक्रीज होगा, बट 4D और 5D का इक्वल मिलने का रीजन होता है, अगर मैं 4D में आपको बताऊं, जैसे मान लो ये एलिमेंट है टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे आता है जिरकोनियम और इसके नीचे आता है हैफनियम। तो आप ये देखोगे ये आता 40 पे और ये आता 72 पे। तो यहां सडनली कितने 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, और 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उतने ही इंक्रीज क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से किसी भी एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या अट्रैक्शन, तो प्रोटॉन इंक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। बात ये भी आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से रिपल्शन इंक्रीज होना चाहिए, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं इनमें से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ सबसेल में, और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबसेल में। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, जिसमें एफ जो होता है वो होता है डिफ्यूज से दूर तक फैला रहता है। तो दूर तक फैले रहने से क्या रहता है, अगर कोई दूर तक फैला है तो वो न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएगा, तो शील्ड नहीं कर पाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा, इससे रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है ये 4D और 5D रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल मिलता है। और ये लगभग ये जो मिलता है, ये जो हैफनियम आता है, ये हैफनियम से जस्ट पहले एलिमेंट आता है लेंथेनम, तो ये सारा लेंथेनम के बाद में मिलता है। लेंथेनम आता है 57 पे, 57 के बाद 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, तो 4f में जा रहा है f, f के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, शील्डिंग फैक्ट कम है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कंटिन्यूसली कम होगी, कंटिन्यूसली कम होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में मिलता है इसलिए उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का ही इफेक्ट डी ब्लॉक में भी पड़ता है। कौन सी सीरीज में, 4D सीरीज और 5D सीरीज में। 4D और 5D की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ये पीछे यही तो वैल्यू बोल रखा है, देखो ये increase in atomic size with increasing atomic number, the net result of the lengthened contraction, second and third series, second मतलब 4D, 4D and 5D। तो 4D सीरीज का मान लो हो गया जिरकोनियम, ये हो गया हैफनियम, ये आता है 40 पे, ये आता है 72 पे। जहां पे भी 32 का डिफरेंस आपको मिलेगा तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ में इंक्रीज होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में इंक्रीज होंगे। शील्डिंग इफेक्ट इनका पुअर है तो जेफ बढ़ेगा, और जेफ बढ़ेगा तो रेडियस। तो ये जो है लास्ट में यही बोल रखा है, इसमें देखो यहां से 4.3 जो अभी अपने देखा था ये वाला ग्राफ 4.3, इसमें हम ये देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन जो है 3D, 3D से अपर है 4D, 4D और 5D का बहुत पास में है, तो ये बहुत पास में का रीजन लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। 4.3 so a increase from the first to
फर्स्ट मतलब 3D to 4D series, but the radius of the 4D and 5D are virtually the same as those of the corresponding member of the second series, मतलब 4D. This phenomenon is associated with the intervention of 4F orbital, which must be filled before the 5D series. 5D आने से पहले 4F भर गया और F में इलेक्ट्रॉन गया, F का शील्डिंग फट कम था, अट्रैक्शन बढ़ गया, रेडियस कम हो गया. The filling of 4F before 5D orbital result in a regular decrease in atomic radius called lengthened contraction, which essentially compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number. ये जो भी है मतलब उसको कंपनसेट कर रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था क्योंकि वो ग्रुप में है, बट वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है. उसका रीजन होता है एफ में इलेक्ट्रॉन जाना. एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उनका शील्डिंग फैक्ट बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज होते हैं उतने ही क्या इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन्स. और प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो जेफ बढ़ेगा. Okay, lengthened contraction is that second and third series exhibit similar radius. zirconium का भी 160 मिला था, hafnium का 159, कम और हो गया लेकिन, and have very similar physical and chemical properties, much more than expected on the basis of usually family relationship. जनरली जो ग्रुप में जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे रेडियस क्या मिला, सिमिलर मिला. उसका रीजन था लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसीलिए ये जो ग्राफ है ये 3D से 4D इंक्रीज होगा, बट 4D और 5D का इक्वल हो जाएगा. ये जनरली ध्यान रखना, ये मिलता है कौन सा ग्रुप से, ये ध्यान रखना अपने को मिलेगा फोर्थ ग्रुप से 12th ग्रुप. ये भी ध्यान रखना, फोर्थ ग्रुप आपका यही है. टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम. ये 22 पे आता है, ये 40 पे आएगा और ये 72. तो आपको जब भी ग्रुप में जाते हो अगर 32 का डिफरेंस मिले, 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मिले, तो उसमें 100% 14 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मिलेंगे एफ में, 10 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मिलेंगे डी में. डी एंड एफ का शील्डिंग फैट कम होगा और शील्डिंग फैट कम होगा तो जेफ बढ़ेगा और जेफ बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा. तो अपन एनसीईआरटी में अभी देखा है कि रेडियस जो है, जो हैफनियम है यहाँ पे, इसकी रेडियस मिलती है 159, जबकि जिरकोनियम की मिलती है 160. ओके, तो ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था, बट वो ऑलमोस्ट क्या मिलता है, इक्वल. 3D से 4D जरूर बढ़ेगा. 4th से 12th ग्रुप में जाना है, 4 से 12. बट अगर आपको ये बोल दे जाए तो थर्ड ग्रुप में है ये वाला, थर्ड बी, स्कैंडियम, स्कैंडियम वाला ये. तो यहां देखो आप, साफ दिख रहा है आपको देखो. अगर ये स्कैंडियम है तो स्कैंडियम से ज्यादा किसका है, इट्रियम का. इट्रियम से ज्यादा किसका है, लैंथेनम का. तो यहाँ पे स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम से ज्यादा इट्रियम का होगा, इट्रियम से ज्यादा होगा लैंथेनम, क्योंकि स्कैंडियम आता है 21 पे, ये आता है 39 पे और ये आता है 57. तो यहाँ 18 का ही डिफरेंस मिलता है. यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन आया नहीं है अभी तक, तो एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट लगता है वो मिलता है फोर्थ ग्रुप. थर्ड ग्रुप में आपको मिलता है 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D. ग्राफ में भी दिख रहा है देखो, ये स्कैंडियम है, ये इट्रियम है और ये लेंथ. ओके,
सिंपल आपको इतना बात याद रखना है। अगर हम लेफ्ट से राइट आए डी ब्लॉक में, 3D सीरीज की मैं बात करूं, 3D सीरीज 3D सीरीज की अगर अपन बात करें, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 3D सीरीज होगा। शुरुआत में जेड इफेक्टिव डोमिनेंट रहेगा शील्डिंग इफेक्ट पे। क्रोमियम से हाई रेडियस मिलेगी मैग्नीज, मैग्नीज की आयरन से भी हाई मिलेगी। आयरन कोबाल्ट निकल का अपने को इक्वल मिलेगा, और निकल से हाई कॉपर का, कॉपर से हाई जिंक का। यहां आप रीजन पूछते हो, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, और लास्ट में आप पूछते हो एट्रैक्शन से डोमिनेट हो जाएगा रिपल्शन। ये 3D सीरीज रेडियस है। पीरियड में ग्रुप में आते हो, ग्रुप में 3D 4D इंक्रीज होगा, 4D एंड 5D का ऑलमोस्ट इक्वल। रीजन बता दिया मैंने आपको, 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ में इंक्रीज होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में इंक्रीज होंगे। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और जेफ इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा। ग्रुप में ही बात, फोर्थ से 12th ग्रुप में। और थर्ड ग्रुप का अभी पीछे अपन बात की, थर्ड ग्रुप जो स्कैंडियम वाला है, स्कैंडियम से ज्यादा एट्रियम, एट्रियम से ज्यादा लेंथेनॉइड, उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है, रेडियस के ये ऑर्डर कम से कम। ओके, नेक्स्ट, the factor responsible for lengthened contraction is somewhat similar to the observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause, the imperfect shielding of one electron by another in same set of orbital. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of one d electron by another. And as the nuclear charge increases, मतलब वही बोलना चाह रहा है कि अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में अगर हम जा रहे हैं, या अगर हम 4D से 5D में भी जा रहे हैं, तो वहां पे अगर 4f में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो f के इलेक्ट्रॉन तो और भी दूर हैं d से, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट तो d से भी कम है। और शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं तो उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं बढ़ रहा है, तो वो डोमिनेंट नहीं है। और डोमिनेंट वहां पे फैक्टर कौन हो गया, जेड इफेक्टिव, इस वजह से वहां पे रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज, रेगुलर डिक्रीज। ओके, डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस coupled with increase in atomic mass result general increase in the density of these elements, thus titanium to copper significant increase in the density। मतलब अगर अगर रेडियस में ये चेंज मिलेगा, तो आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। तो ये इसलिए बोलता है कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जेफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जेफ इंक्रीज हो रहा है, इससे रेडियस डिक्रीज हो रहा है। या अगर मान लो डिक्रीज नहीं भी हो रहा है तो भी बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, उससे वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। वॉल्यूम पे ज्यादा डोमिनेट क्या हो जाता है, मास, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। इसलिए देखा गया है, इनका अपन देखेंगे डेंसिटी देखेंगे तो लगातार क्या होगा, कॉपर तक ऑलमोस्ट क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ये अपने पास एक टेबल है, इसमें आप आराम से देख सकते हो। देखो, जो अपन रेडियस अगर अपन बात करते हैं तो रेडियस देखो ये आपके सामने है,
स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम डिक्रीज, देन वेनेडियम डिक्रीज, देन क्रोमियम डिक्रीज। क्रोमियम के बाद ये देखो ये जो है मैग्नीज का इंक्रीज, फिर आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट इक्वल, फिर देखो कॉपर का स्लाइटली बहुत कम इंक्रीज, और लास्ट में मैग्नीज का भी इंक्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैग्नीज और जिंक की वैल्यू इक्वल मिलती है 137 पिकोमीटर। कई बार ऐसा आता है गिवन पेयर, गिवन पेयर विच वन रिप्रेजेंट सिमिलर एटॉमिक रेडियस या मेटेलिक रेडियस, तो ध्यान रखना मैग्नीज और जिंक की रेडियस इक्वल रहती है। ओके, तो ये बात है, और ये अपन ने कल देखा ही था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे लो किसका, जिंक, देन मैग्नीज, देन स्कैंडियम, देन कॉपर, देन क्रोमियम, फिर कोई नहीं कहेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा, तेरे बिना, तो टाइटेनियम और वेनेडियम, तो सदा वेनेडियम का। सबसे मिनिमम किसका होता है, जिंक का। जनरली नीट लेवल के क्वेश्चन यही रहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपके सामने रेडियस का, कि लेफ्ट से राइट अगर अपन जा रहे हैं तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, और जेफ शुरुआत में क्रोमियम तक डोमिनेट रहेगा तो रेडियस कम होगा। आयरन कोबाल्ट निकल में जेफ भी बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा, तो रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, और निकल के बाद में शील्डिंग फिर ज्यादा डोमिनेट रहेगा तो रेडियस का होगा इंक्रीज। ग्रुप में जाएंगे 3D 4D 5D में, 3D से 4D इंक्रीज होगा, 4D और 5D का कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू लेंथ और कॉन्टैक्ट। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में अपन ये बात करते हैं, जैसे ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपन ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अपन देखते हैं लेफ्ट से अगर अपन राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, जेफ, जेफ इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, पास में आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं डी ब्लॉक में, जेफ बढ़ेगा, और जेफ बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगा, इंक्रीज। जनरल बात है, जनरल अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे, स्कैंडियम से अगर अपन जिंक जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगा, इंक्रीज। बट क्या होता है अगर अपन ये देखेंगे स्कैंडियम से जिंक तक, तो लगभग सभी में एक इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन शेयर होती है +2, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तक निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट स्कैंडियम है, जब ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके लिए जो हमने एनर्जी देनी पड़ रही है उसको हम बोलते हैं आईपी फर्स्ट। तो ये आ गया स्कैंडियम प्लस, स्कैंडियम प्लस में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूं तो जो मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है वो कौन सी होगी, आईपी सेकेंड। और अगर मैं स्कैंडियम +2 में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये बनाएंगे स्कैंडियम +3, यहां होगा आईपी थर्ड। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कोई एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल है उस समय हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कौन सी होती है, आईपी फर्स्ट। जब भी फर्स्ट आईपी की बात हो तो हम हमेशा न्यूट्रल एटम को देखेंगे, सेकंड आईपी की बात हो तो हम देखेंगे मोनोकैटायन, और थर्ड आईपी की बात हो तो डाइकैटायन। तो हमें जनरली लेफ्ट से राइट जाने पर जेफ बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा, बट कभी कभार सेकंड आईपी या थर्ड आईपी में आईपी कई बार डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए अगर हमें जनरल बात बोली जाए, जनरली लेफ्ट टू राइट जेफ इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। बट आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन रहता है, मान लो आपको ये बोल दिया जाए, इन द फॉलोइंग which one having highest second IP। और आपको ऑप्शन दिए जाए, जिंक, कॉपर, स्कैंडियम एंड फोर्थ बोल दिया जाए आपको मैग्नीज। तो कौन सा ऐसा होगा जिसकी सेकंड आईपी हाई रहेगी? अब इसमें क्या है, पहली बात सेकंड आईपी, जब भी सेकंड आईपी की बात हो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें देखना है मोनोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ठीक है ना? क्योंकि जैसे मान लो कि मैग्नीज है, तो अगर तुम न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये जब Mn प्लस बनाएगा, तो यहाँ वो आईपी फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर आप अब इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये जो एनर्जी होगी ये होगी आईपी सेकेंड। तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन देखना है वो Mn प्लस का देखना है। तो जिसमें भी मोनोकैटायन का लेफ्ट साइड जेएफ हाई होगा, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी हाई रहेगी, उसका आईपी हाई रहेगा। अगर हम इनमें देखें तो हम ये देख पाएंगे क्या, आप खुद देखो, स्कैंडियम से इधर यहाँ पे आता है मैग्नीज, कॉपर और जिंक। अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जिंक सबसे इधर है, जेफ हाई रहेगा, तो आईपी भी क्या होगा, इंक्रीज। इनमें भी कम से कम मैग्नीज और कॉपर जिंक में प्रोटॉन का डिफरेंस लगभग 4 से 5 है। अगर इनमें भी कई बार ऐसा आपको देखना हो कि सर ये हाफ फिल्ड है, या कोई मान लो जिसका जिंक में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जिंक प्लस, कॉपर प्लस, Mn प्लस और स्कैंडियम प्लस। क्योंकि हम बात करें सेकेंड आईपी, तो सेकेंड आईपी वाले टाइम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d10 4s1,
इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा 4s1 वाला। कॉपर प्लस का रहता है 3d10 ही रहता है। Mn प्लस का रहता है 3d5 4s1 और स्कैंडियम प्लस का रहेगा 3d1 4s1। तो इसका तो ना तो ये स्टेबल है ना ही ये स्टेबल है। दूसरा लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो जेफ बढ़ेगा, पाईपी इस तरफ बढ़ेगा। जिंक प्लस में भी D10 है, यहाँ पे भी D10 है। अब जिंक प्लस का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा 4s1 वाला। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इतना स्टेबल नहीं। बट कॉपर प्लस जो है वो D10 है, फुल फिल्ड है तो स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। दूसरा लेफ्ट से राइट साइड आ रहा है, जेफ भी क्या होगा, हाई होगा। जेफ भी हाई है, स्टेबिलिटी भी हाई है, दैट्स वाई सेकंड आईपी किसका हाई होगा, कॉपर का। आप इस टेबल में भी देख सकते हो, देखो ये जो टेबल था, ये रहा, देखो ये आईपी दे रखा है आपको, ये फर्स्ट आईपी, ये सेकंड आईपी देखो आप, खुद देखो आप, सबसे ये 1200 1300 1400 15, सबसे ज्यादा देखो ये किसका है, कॉपर का है, देखो 1958। और कॉपर से कम है जिंक। ओके, उसका रीजन यही है कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकंड वाला, वो निकलेगा किसमें से, 4s1 में से। तो यहाँ निकलेगा 310 में से। मैं आपको बस यही बोल रहा हूं, अगर एक जनरल बात की जाए, उन्होंने सिर्फ आईपी बोला है, लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी इंक्रीज होगा क्योंकि जेफ इंक्रीज होगा। बट अगर उन्होंने सेकंड आईपी या थर्ड आईपी ऐसा कुछ बोल दिया हो, तो उस समय आप क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि एक और बात होता था, देखो मान लो आपको बोल दिया आयरन है और मैग्नीज है, आपको बोल दिया आईपी थर्ड किसका हाई होगा, तो आपको आईपी थर्ड बोल दिया ना, तो न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Fe प्लस बना। यहां जो एनर्जी देनी पड़ी वो कौन सी थी, आईपी फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, Fe+2। यहां जो एनर्जी देनी पड़ी वो आईपी सेकेंड। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़े तो ये हो गया आईपी थर्ड, Fe+3। मतलब मेरे को आईपी थर्ड के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन किसका देना, Fe+2 का, +2 वाले का। कोई बात, Mn है, Mn में भी अगर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, Mn प्लस बना, ये आईपी फर्स्ट था। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, Mn+2, आईपी सेकेंड। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन में और निकालता हूं तो Mn+3, ये हो जाएगा आईपी थर्ड। तो आईपी थर्ड देखने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +2 अगर मैं देखता हूं, +2 अगर मैं देखूंगा तो मेरे को पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन आपको पता होना चाहिए 3d6 क्या रहता है, 4s2, 3d5 4s2। तो मेरे को +2 देखना है, तो +2 में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये है 3d6 है और यहां ये है 3d5 है। 3d5 आपको पता है हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो थर्ड आईपी अगर अपन देखते हैं, देखो इसमें से ये ना मैग्नीज, ये आयरन, थर्ड आईपी देख लो आपके सामने, मैग्नीज का है 3200 और आयरन का कितना है, 2900। तो साफ दिख रहा है कि जो आईपी होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बात इतनी सी मैं बोल रहा हूं, आपको जनरल बात बोला जाए तो इसका मतलब वो आईपी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों मिला के बोल रहा है, इसलिए तीनों लिख रखा है। क्योंकि लगभग सभी एलिमेंट स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लगभग सभी में
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता ही है। तो टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम प्लस सबका मिलता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आईपी तक वो जाएगा। थर्ड आईपी तक अगर वो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों मिलाकर बोला जाए, तीनों मिलाकर, अगर उसने आईपी बोला मतलब तीनों मिलाकर बोल रहा है, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज। बट अगर उसने स्पेसिफिक बोल दिया सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, तो आपको उस समय देखना है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या देखना है, स्टेबिलिटी। आगे अपने को दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसआरपी। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं अपन, और एक डेंसिटी की बात कर सकते हैं। डेंसिटी की बात अपन पहले कर लेते हैं क्योंकि रेडियस पर डिपेंड है क्या रहता है। ठीक है, तो आईपी में ध्यान रखना अपने को। आईपी में क्या याद रखना है, लेफ्ट से राइट गए, स्कैंडियम टू जिंक, पीरियड, आईपी इंक्रीजेस। तो आपको ध्यान रखना है स्कैंडियम से ऑलमोस्ट मैग्नीज तक इंक्रीज होगा। मैग्नीज का आयरन से हाई रहेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल बहुत पास में रहता है, लेकिन एग्जैक्ट बात की जाए तो इंक्रीज ही होगा क्योंकि पीरियड में जैप डोमिनेट रहता है। निकल से ज्यादा कॉपर, कॉपर का जिंक इंक्रीज होगा बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहता है 3D सीरीज में आईपी का ऑर्डर। इसमें ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, इसमें आईपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिलाकर है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। ओके, ये ध्यान रखना है। इसका भी हाई क्यों है, क्योंकि इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से। ओके, मैग्नीज का क्रोमियम से बात करना है, तो क्रोमियम और मैग्नीज में फर्स्ट आईपी मैग्नीज का हाई होगा। फर्स्ट आईपी न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि ये D5 है और 4s2 होता है। यहाँ D5 और 4s1 होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसका 4s1 से निकलेगा तो इतना स्टेबल नहीं है। ये 4s2 है, फुलफिल्ड है, तो ये स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर हम Mn प्लस बोलते हैं, जब क्रोमियम प्लस बोलते हैं, क्रोमियम प्लस में ये D5 होगा तो वो स्टेबल होगा। इधर ये D5 4s1 होगा, तो फिर सेकेंड आईपी किसका होगा, क्रोमियम का। और थर्ड आईपी वापस Mn+2 में ये D5 होगा, जबकि यहाँ पे क्रोमियम +2 में ये D4 होगा, तो फिर थर्ड आईपी वापस मैग्नीज का। तो आईपी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज, मैग्नीज का आयरन से ज्यादा, आयरन, कोबाल्ट, निकल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मिला के इंक्रीज होगा। बहुत कम होगा लेकिन होगा। और निकल से जिंक भी क्या होगा, इंक्रीज। ओके, और अगर हमें ग्रुप में बात की जाए, ग्रुप में टॉप से बॉटम, फोर्थ से 12th ग्रुप, क्योंकि फोर्थ से 12th में आपको पता है टाइटेनियम के नीचे आता है जिरकोनियम, और जिरकोनियम के नीचे आता है हैफनियम। तो यहां क्या होगा, यहां वही 32 का डिफरेंस आएगा, जिससे जिससे एफ का शील्डिंग फट कम, डी का भी कम, जेफ बढ़ जाएगा, आईपी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 4 से 12th ग्रुप में आईपी जो मिलता है वो मिलता है 5D, फिर मिलता है 3D, फिर मिलता है 4D। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हैफनियम, फिर टाइटेनियम, फिर मिलता है जिरकोनियम ग्रुप में।
ओके। इसके अलावा कई मेहमान इसका ये क्वेश्चन आ जाए, which one is incorrect? Incorrect for IP, financial potential. कौन सा आईपी ऑर्डर इनकरेक्ट है? तो ये जो चल रहा है ये तो डी का ही है। डी में भी आपको दिख रहा है कि ये किसमें है, ग्रुप में। ग्रुप में अपन ने क्या देखा था? ग्रुप में 5D, 3D एंड 4D। फर्स्ट वाले में एफनियम 5D का ही होता है, टाइटेनियम 3D का ही होता है, जिरकोनियम 4D का ही होता है। टंगस्टन 5D का ही होता है, क्रोमियम 3D, मोलिब्डेनम 4D। थर्ड जो है, थर्ड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में बात यह है कि एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये सही नहीं होगा, 5D, 3D और 4D, क्योंकि यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। तो यहाँ पे टॉप से बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आईपी कम हो। तो इनमें जो हमें ऑर्डर मिलता है वो मिलता है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। ये करेक्ट मिलता है। लिथियम टू सीजियम, टॉप से बॉटम आएंगे एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, आईपी क्या होगा? कम। आईपी लिथियम का क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके। तो बात इसमें इनकरेक्ट बोला था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड बात। ओके। तो ये बातें हैं आईपी और के बारे में, ठीक है। इसके अलावा तो आईपी में मेनली ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट गए पीरियड में जेफ बढ़ा, आईपी बढ़ेगा। टॉप से बॉटम गए, फोर्थ ग्रुप से अगर 12th ग्रुप गए तो 3D से 4D जाने पर आईपी कम होगा, 4D से 5D जाने पर आईपी इंक्रीज होगा। 5D वाले का सबसे ज्यादा, फिर 3D, फिर 4D, फोर्थ ग्रुप से 12th। और अगर अगर वो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, तो फिर वहां पे ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होता है, आईपी क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। 3D सीरीज में एग्जैक्ट ऑर्डर बोल पूछ ले तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस आईपी इंक्रीज होगा। मैग्नीज का आयरन से, मैग्नीज का आयरन से
हाई रहेगा। आयरन कोबाल्ट निकल में इंक्रीज होगा लेकिन बहुत कम होगा। निकल से जिंक इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी D10 की ज्यादा है, ये आपको जाना। ठीक है, इसके अलावा एक बात है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम स्कैंडियम से जिंक, मतलब अगर मैं बात करूं पीरियड में, तो पीरियड में आपको पता है स्कैंडियम से जिंक जाएंगे, मास मास तो क्या होगा? इंक्रीज। और मास इंक्रीज होगा तो वो डेंसिटी को क्या होगा? बढ़ाएगा। और लेफ्ट साइड जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी को ये भी क्या होगा? बढ़ाएगा। तो दोनों ही फैक्टर से लेफ्ट साइड जाएंगे अगर अपन, डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज। तो इसलिए जनरली हमें जो टेबल मिलता है उसमें डेंसिटी जनरली इंक्रीज ही मिलता है। देखो ये रहा, यहाँ से स्कैंडियम से देख पा रहे हो शायद आप, 3.43 से 4.1 इंक्रीज, 6.7, 7.19, 2.1, 7.8, 8.7, 8.9। कॉपर निकल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वल है, बट अगर एग्जैक्ट कई बार बोल दे तो कॉपर का हाई ही रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। तो स्कैंडियम से लेकर लगभग कॉपर तक बढ़ता है। यहाँ क्योंकि लास्ट में आपको बताया, मैंने बोला था निकल से जिंक, निकल से जिंक जो होता है, निकल से जिंक, अगर आप देखते हैं रेडियस वाली बात, निकल से जिंक रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से ऐसा होता है कि निकल से जिंक गए, रेडियस इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुआ, इसलिए निकल और कॉपर का इक्वल मिला और जिंक का कम हो गया। जिंक का कम होकर भी देखो 7.1 मिला है, क्रोमियम से भी कम हो गया। क्रोमियम का कितना? 7.19 है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है वापिस बता देता हूँ। देखो अगर हम स्कैंडियम से जिंक जा रहे हैं, बात कर रहे हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पीरियड में जाएंगे, मास तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज होना ही चाहिए। और पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। तो हम ये देखेंगे स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक इंक्रीज ही होगा, डेंसिटी इंक्रीज। कॉपर से जिंक जो है वो क्या होगा? डिक्रीज। और ये डिक्रीज होकर भी क्रोमियम से भी कम हो जाएगा। मतलब जिंक का डेंसिटी मिलता है, डेंसिटी ऑफ जिंक लेस देन मिलता है डेंसिटी ऑफ क्रोमियम। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। इंक्रीज होगा कॉपर तक, कॉपर के बाद जिंक में कम हो जाएगा। कम होने का रीजन क्या है? कम होने का रीजन ये है कि कम होने का रीजन भी ये है, निकल से अगर हम जिंक जाते हैं, रेडियस इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा? ओके। तो स्कैंडियम टू जिंक जाने पर हमें क्या मिलता है? जेफ इंक्रीज मिलता है, रेडियस डिक्रीज मिलता है,
और वॉल्यूम भी डिक्रीज मिलेगा बट डेंसिटी इंक्रीज मिलेगा। कहाँ तक? कॉपर तक। कॉपर के बाद में जिंक जो है उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी कम होता है। कम होकर जिंक का डेंसिटी क्रोमियम से भी कम मिला है। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे डी ब्लॉक में बोल दिया जाए, पूरे पीरियोडिक टेबल मान लो बोले मैक्सिमम डेंसिटी, यहाँ पे पास में लिख सकते हो आप, मैक्सिमम डेंसिटी जो मिलता है, मैक्सिमम वो मिलता है इरिडियम का। इरिडियम, इरिडियम ऑप्शन में नहीं हो तो आप कर सकते हो ऑस्मियम। इनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। इरिडियम अगर ऑप्शन में है तो फिर इरिडियम ही करना है। इसका इरिडियम का 22.61 होता है और ऑस्मियम का 22.59 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको बोला जाए मर्क्यूरी और गोल्ड में, ये आता 80 नंबर पे आता है, ये आता 79। तो मर्क्यूरी का मास ज्यादा ही होता है, लेकिन क्या होता है, मर्क्यूरी होता है लिक्विड, ये होता है सॉलिड। लिक्विड जो होगा वॉल्यूम क्या होगा, हाई। वॉल्यूम हाई होगा तो डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। इतना भी लो नहीं होता, गोल्ड से लो होता। तो अगर मर्क्यूरी और गोल्ड में बोला जाए तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड की। ओके, जनरली आपको ध्यान रखना है 3D से 4D का हाई और 4D से 5D का हाई डेंसिटी। मास जो होता है ना वो रहता है डोमिनेंट, मास इज डोमिनेंट ऑन वॉल्यूम। हम टॉप से बॉटम आएंगे तो मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट टॉप से बॉटम आने पर लेंथ और कॉन्ट्रेक्शन और आ जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, रेडियस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ेगा। इसलिए टॉप से बॉटम आने पर भी डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी के बाद में, अगर अपने और अगर बात करें टॉपिक्स में, तो एक इसमें आएगा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होगा, डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे आगे आपको बोला जाएगा वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव लाइक एज अ कैटलिस्ट। तो उसका रीजन होता है बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन रिप्रेजेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने का रीजन मेन होता है इनके n-1 डी और ns के बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। इसलिए जब किसी से बॉन्ड बनाना होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1 डी वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं।
जब भी पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे तो चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पाने का मेन रीजन होता है लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1D एंड NS। और उस वजह से ही ये कैटलिस्ट की तरह वर्क कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं वो आगे देखेंगे। मेन रीजन होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। और मिला है कैसे, जैसे इनमें अगर अपन बात करें मेनली 3D सीरीज की ही बात करें तो 3D सीरीज में तो स्कैंडियम है। स्कैंडियम का जनरली आपको पता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D1 4s। ठीक है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अगर पार्टिसिपेट कर जाए तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन भी 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8, कॉपर में 3D10 4s1, और जिंक आपको पता है 3D10 4s2। अब अगर इनके इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाए, जैसे मान लो स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम में हालांकि स्कैंडियम में अगर ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला था +10। इसका +2 भी मिलता है, बट +2 इसका स्टेबल नहीं होता। तो आप पूछते हो कि 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट, कई बार मान लो ऐसा ही क्वेश्चन हो, कौन सा +2 रिप्रेजेंट नहीं करता, तो फिर आंसर स्कैंडियम हो सकता है। अनस्टेबल बोले या एग्जिस्ट कर रहा है बट स्टेबल नहीं है, वो कौन होगा स्कैंडियम। बाकी सबका +2 मिलता है सबका। टाइटेनियम में अगर सिर्फ 4s2 वाले पार्टिसिपेट करें तो +2, 3D वाले भी पार्टिसिपेट करें तो ये +2 +3 और ये +4 सारे ही रिप्रेजेंट करता है। कुछ कंपाउंड भी रहते हैं +2 में, जैसे हैलाइड मान लो TiCl2 बोल दो, TiCl3 बोल दो, TiCl4 बोल दो, होता है। जिगलेनाटा जो कैटलिस्ट होता है उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, तो +4 में होता है वो। वेनेडियम में अगर ये और ये सारे ही पार्टिसिपेट कर जाए तो +5 मिलती है इसकी। +5 का कंपाउंड भी एक याद होना चाहिए आपको, V2O5, +2 +3 +4 तो फिर होता ही है VO, V2O3, V2O4, V2O5। V2O5 एम्फोटेरिक होता है, मेनली एसिडिक, अभी पिछले साल का जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्रोमियम में आपको ध्यान रखना है +1 भी मिलेगा, +1 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। तो +6 में बहुत सारे कंपाउंड हैं, जिनमें कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, एक कंपाउंड होता है CrO5, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रहती है इसकी CrO5। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना +6 आता है, आगे मैं फिर से बता दूंगा आपको इसको। मैग्नीज में अगर ये सारे पार्टिसिपेट कर जाए +7 में मैग्नीज का MnO4- पर मैग्नेट हो गया। इसके अलावा Mn2O7 ये भी मिलता है, MnO3F ये भी मिलता है +7, बट ये नहीं मिलता। MnF7 लिखकर क्रॉस कर देना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज जो सेंटर एटम मैग्नीज है उसका इतना बड़ा साइज नहीं होता कि वो 7 फ्लोरीन को स्टेबलाइज कर पाए।
इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नीज का हाईएस्ट फ्लोराइड जो था वो MnF4 ही हो पाता। फिर अगर अपन यहां बात करें आयरन में, आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 आपने सुना ही है। फेरस और फेरिक, एक कंपाउंड इसका +6 में मिलता है, स्टेबल कम होता है बट मिलता है। +6 में FeO4-2 वो फेरेट, फेरेट बोलते हैं, जो आगे जाके आयरन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है, बट मिलता जरूर है। कोबाल्ट का +2 या +3 मिलेगा। निकल का स्टेबल +2 होगा बट +3 और +4 भी मिल सकता है। स्टेबल कम होगा, स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का +1 भी होगा, +1 एंड +2। और जिंक एकमात्र एलिमेंट है जो ओनली +2 शो करता है। वैसे तो 2 एलिमेंट बोलते हैं 3D सीरीज में, एक जिंक और एक स्कैंडियम। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 शो करता है और ये +2 करता है, उसकी +2 कम स्टेबल होती है। तो ये बात है ऑक्सीडेशन स्टेट में कि जो 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं, वेरिएबल शो करते हैं, बिकॉज इनमें N-1D NS के बीच में एनर्जी गैप कम है, इसलिए इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपके सामने मैग्नीज का देखो, पर मैग्नेट में +7 होता है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट किए हैं। क्रोमियम +6 शो कर रहा है क्रोमेट में, डाइक्रोमेट में, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किए, क्योंकि बाहर वाला तो सिर्फ 4s1 है। तो इनमें नॉर्मल टू नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन में जिंक भी होता है और स्कैंडियम, दोनों आंसर हो सकते हैं। वैसे स्कैंडियम का +3, जिंक का +2, दोनों में से एक हो तो आप दोनों शो करो, मतलब दोनों में से अगर एक करना हो तो फिर आप जिंक करना, जिंक का +2। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो +7 मिलता है मैग्नीज का, Mn2O7 में, MnO3F में। मैग्नीज का +7 में क्या फ्लोराइड मिलता है क्या प्योर, तो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। +7 में फ्लोराइड मिलता है बट कौन सा एग्जिस्ट करता है +7 में, ऑक्सीफ्लोराइड MnO3। 3D सीरीज में आपको हाईएस्ट फ्लोराइड बोल दिया जाए तो क्रोमियम का मिलता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, CrF6। ओपन आ गया, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। लोएस्ट +1 ये क्रोमियम और कॉपर। वैसे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। किनमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है NiCO4, Mn2CO10, FeCO5। फिर CO के साथ में है, जिनके साथ ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं, तो वहां पे लिगेंड न्यूट्रल होता है, इसलिए चार्ज 0 होता है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर सकते हैं, जो उनके साथ जो लिगेंड क्या होता है, पाई लेविस एसिड, पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। ओके, तो ये बातें हैं हमारे सामने ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन अपन ये बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट directly proportional, oxidation state directly proportional to
polarization. Polarization directly proportional to covalent character. इनवर्सली हो जाएगा आयोनिक. कोवेलेंट जो होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, और वॉलेटाइल नेचर हाई हो जाएगी. तो पोलराइजेशन बढ़ने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो वॉलेटाइल नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे मान लो भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में किसी का +7 है, एक Mn2O7 है और एक MnO2 है मान लो. तो यहाँ चार्ज +7 है, यहाँ चार्ज +4 है. चार्ज हाई होगा, पोलराइजेशन हाई होगा. पोलराइजेशन हाई होगा तो उसमें आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर कम मिलेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे. कोवेलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम कम होगा, तो उनकी वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा. इसके अलावा उनमें एसिडिक नेचर भी हाई रहेगा, तो ये मोर एसिडिक है इसके कंपेयर. Mn2O7 एसिडिक मिलता है, MnO2 मिलता है एम्फोटेरिक. तो ये सारा इसका एप्लीकेशन हो सकता है. ओके, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. आज की क्लास में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, रेडियस और आईपी के बारे में भी मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में. अब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी थोड़ा बहुत कौन स्टेबल करता है या हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँ कॉपर+1 और कॉपर+2 में कौन मोर स्टेबल होता है, ये आपको ढूंढ के लाना है, कॉपर+2 और कॉपर+1 में. और रीजन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन. तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, और जितना आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की जो भी टेबल्स है, लाइनें हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं जैसे बायो में आते हैं. इसीलिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है. और जो भी मैं डाउट्स हो वो कमेंट कीजिए. जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ.